हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अरीना। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ये समझेंगे आज। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि एक कंडक्टर में करंट फ्लो करने का क्या मैकेनिज्म होता है, क्या तरीका होता है, किस तरह से करंट फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर। फिर से सुनिए, अगर हमें एक चश्मा मिल जाए जिस चश्मे से हमें ये दिखना शुरू हो जाए कि कंडक्टर के अंदर जब करंट चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, तो कितना मजा आएगा। वही चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास एक कंडक्टर है। यहां पर हम एक कंडक्टर को एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज अ कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। अब कोई भी मटेरियल है, इट इज अ सॉलिड, तो इस मटेरियल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये मटेरियल बनता कैसे है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल एटम्स और मॉलिक्यूल से तैयार होता है। बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं और उससे एक सॉलिड रेडी होता है। तो ऐसे ही ये कंडक्टर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के मिलने से, जुड़ने से बना है। तो बहुत सारे वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। थोड़ा दूर दूर दिखा रहा हूँ, इतने दूर होते नहीं है, बट मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे। ये जो एटम्स हैं ये अकेले नहीं होते। एक्चुअली होता क्या है, इन एटम में से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां प्रेजेंट होते हैं, एटम से बाहर निकलकर इस स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, बट विद इन द सॉलिड। ओके, दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, किसी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं मान लेता हूं कॉपर की बात करें तो कॉपर में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसे कहते हैं उनकी नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और बच्चों, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना अच्छा वो कंडक्टर होगा। जैसे सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर होता है, कॉपर उससे कम अच्छा होता है, और जो एल्यूमिनियम है वो उससे भी कम अच्छा होता है। रीजन ये कि सिल्वर में नंबर डेंसिटी चार्जेस की ज्यादा होती है, कॉपर में थोड़ी कम होती है, और एल्यूमिनियम में उससे भी कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या ये अपनी जगह पर बैठे रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये मूव करते रहते हैं रैंडमली। जैसे एक मेले में या जब आप शादी में जाते हैं किसी, तो वहां पे जो बैंक्वेट हॉल होता है उस हॉल में लोग रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। कोई किसी स्टॉल की तरफ से किसी और की तरफ जा रहा होता है, कोई वहां से आ रहा है, कोई यहां से जा रहा है। दे आर मूविंग रैंडमली। उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी अंदर रैंडमली मूव करते रहते हैं। अब रैंडमली मूव करते हैं, मोशन के लिए तो इनको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से लेते हैं? आपको पता है अगर कोई चीज मूव कर रही है इट हैज काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? तो कहेंगे इस समय एट प्रेजेंट आप बैठे हैं तो देखिए आपको भी गर्मी लग रही होगी, ठीक। ये जो एनर्जी है, मतलब जो हीट है, इसे कहते हैं थर्मल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जो है वो आपने सुना होगा। इस समय उसका डिग्री कितना है? तो कहेंगे लेट अस सपोज रूम टेम्परेचर 300 केल्विन होता है, तो 300 केल्विन वैल्यू की एनर्जी इस समय है, लगभग इतना टेम्परेचर है। 0 केल्विन पे थर्मल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती। तो आपको पता है रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी रहती है, बिल्कुल रहती है। तो वो थर्मल एनर्जी ये गेन करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वो थर्मल एनर्जी गेन करते हैं, और उस थर्मल एनर्जी के कारण ये मूव करते हैं। दे कन्वर्ट दैट थर्मल एनर्जी इनटू देयर काइनेटिक एनर्जी एंड दे स्टार्ट मूविंग रैंडमली। अंदर मूव कर रहे होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है जब ये अंदर मूव करेगा तो मूव कैसे करेगा? देखिए, यहां से हो सकता है वो सीधा जाए। अब इलेक्ट्रॉन के पास आंखें तो होती नहीं है, तो यहां से सीधा गया, यहां से टक्कर लगी, कोलिजन हुआ, यहां चला गया, यहां से टक्कर लगी, कोलिजन हुआ, यहां चला गया। अब देखो, पहले उसके पास एनर्जी थी, भागा भागा, टक्कर लगी, सारी एनर्जी लूज कर दी,
कोलिजन इज इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी उसने लूज कर दी टू दिस एटम, दिस आयन, और यहां से फिर से उसने थर्मल एनर्जी से एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेन करी और भागा, और फिर से सीधा भागा, आगे जाके टक्कर लगी, एनर्जी लूज कर दी, फिर से उसने एनर्जी गेन की थर्मल एनर्जी से, फिर भागा, टक्कर लगी, फिर यहां से आप भागा, टक्कर लगी, यहां भागा, टक्कर लगी, यहां भागा, यहां गया एंड सो ऑन। इस तरीके से रैंडमली मूव करता रहेगा, जिगजैग मोशन करेगा। इस तरह के मोशन को कहते हैं रैंडम मोशन। ठीक, अब देखिए ये रैंडम मोशन हो गया। अब इस रैंडम मोशन की वेलोसिटी क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, थर्मल वेलोसिटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 4 या कुछ किताबों में 10 पावर 5 भी लिखा होता है मीटर पर सेकंड होती है। मतलब यहां आप अपने घर से 10 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस इमेजिन कर लीजिए, 10 पावर 4 का मतलब होता है 10 किलोमीटर एक सेकंड में, 10 टू पावर 4 मीटर पर सेकंड, 10 किलोमीटर एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड हो गया 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गया, एक सेकंड हो गया 10 किलोमीटर डिस्टेंस और कवर हो गया। तो 100 किलोमीटर तो आप 10 सेकंड में कवर कर लेंगे, इतना ज्यादा स्पीड होता है। मतलब आप 100 किलोमीटर 10 सेकंड में कवर कर रहे हैं, अदरवाइज 100 किलोमीटर में 2 या 3 घंटे लगते हैं, जनरली 2 घंटे या 2.5 घंटे लगते हैं। वो 2.5 घंटों का डिस्टेंस जो हम ह्यूमन ट्रेवल करते हैं गाड़ियों में, कार्स में, 2-2.5 घंटे का डिस्टेंस जो ट्रेवल करते हैं, टाइम लगता है, उसको ये सिर्फ 10 सेकंड में कवर करता है। इतनी ज्यादा थर्मल स्पीड होती है। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल स्पीड है वो कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 4 मीटर पर सेकंड, इतनी ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम नेट देखें, सभी एटम्स की, सभी इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी को अगर कैलकुलेट करें और उसका एवरेज निकालें, तो भाई एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो बनेगी दैट विल बी 0। क्यों 0 बनेगी? अरे भाई क्यों नहीं बनेगी, देखिए रैंडम मोशन है, जितने चांसेस इलेक्ट्रॉन्स के उधर जाने को है उतने ही चांसेस इलेक्ट्रॉन्स के इधर आने को भी हैं, तो चांसेस बराबर हैं। तो इसी वजह से क्या होगा कि नेट जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का एक डायरेक्शन में वो नहीं होगा। तो नेट स्पीड कितनी निकली, 0। मतलब अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स उधर से इधर भी आ रहे हों, तो इसका मतलब नेट फ्लो कितना हुआ, 0। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 है, दूसरे की वेलोसिटी u2 है, प्लस सो ऑन, और nth की वेलोसिटी un है, तो डिवाइडेड बाय n कर दो तो ये बनेगा एवरेज थर्मल वेलोसिटी, दैट इज u एवरेज। तो u एवरेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जब इस कंडक्टर को हमने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया है, उस समय इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते हैं, उनकी थर्मल वेलोसिटी होती है, लेकिन उसका नेट रिजल्ट कितना निकलता है, 0। एवरेज कितना निकलता है, 0। इसलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 होता है, दैट्स व्हाई करंट भी 0 होता है। तो नॉर्मल सिचुएशन में एक कंडक्टर के अंदर ये हो रहा होता है। मान लीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक, इस समय इस कंडक्टर में यही हो रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। अभी मैंने कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, आप जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, चलिए ये जानते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, मैं फिर से कंडक्टर को यहां पे बनाता हूं। ये कंडक्टर है एक, हमने क्या किया, इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कैसे किया कनेक्ट, यहां पर दे दिया पॉजिटिव और यहां पर दे दिया नेगेटिव, बिल्कुल सही है, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव बैटरी का दे दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई, पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर सेट हो गई। देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, मैं बाहर दिखा रहा हूं लेकिन एक्चुअली फील्ड अंदर हुई, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब सोचो एक इलेक्ट्रॉन जो कि ऐसे मूव कर रहा था, यहां था वो इलेक्ट्रॉन, पहले वो यहां गया, ठीक, एक कोलिजन यहां से यहां लगा, टक्कर लग के वो यहां आया, अगली टक्कर लगी वो यहां चला गया, अगली टक्कर लगी वो यहां पहुंचा, ठीक। ऐसा नॉर्मल सिचुएशन में मूव करता है। लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को अगर हम रखेंगे, दैट विल एक्सपीरियंस फोर्स, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स जो होगी वो किस तरफ लगेगी, आप जानते हैं कि अगर इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E
और इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है, तो अगर इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे प्रेजेंट रख दूं तो बच्चों क्या होगा, उस पे इधर को फोर्स लगेगी। आप जानते हैं इस बात को। तो ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन को जो कि अपना रैंडम मोशन कर रहा था, अब उस पर एक इस तरफ को फोर्स लगेगी। उस फोर्स के कारण उसका जो रास्ता है वो बदल जाएगा। अब वो स्ट्रेट लाइन नहीं चलेगा, अब वो कर्व्ड हो जाएगा, थोड़ा सा इस तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगा। अब वो सीधा नहीं जाएगा, इधर को फोर्स लगने से थोड़ा सा इधर को मुड़ जाएगा। इट विल ट्रेस अ कर्व्ड पाथ, वो एक कर्व पाथ ट्रेस करेगा और यहां पर इस तरह से यहां पहुंचेगा। मान लीजिए यहां पे, फिर वो यहां से इधर को आया, तो अब वो इधर से इधर ऐसे ट्रेवल करेगा। अब स्ट्रेट नहीं चलेगा, कर्व चलेगा। फिर ऊपर जाना था तो ऐसे जाएगा, अब नीचे को आना था तो ऐसे आएगा। तो मतलब ये देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो रेड पाथ मैंने बनाया लाल रंग का, ये पाथ वो ट्रेस करेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो नॉर्मल सिचुएशन में ब्लैक वाला ट्रेस करेगा। तो मैं लिख देता हूं, ये जो रेड वाला है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो ब्लैक वाला है ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से होगा। अब बताइए, मान लीजिए यहां से यहां उसको 2 सेकंड लगे यहां से यहां आने में, तो पहले वो यहां से यहां तक ही आ रहा था, लेकिन इस बार फील्ड की हेल्प से वो यहां आ रहा है। मतलब इस बार वो ज्यादा वेलोसिटी या ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। सेम टाइम में जब कोई बॉडी ज्यादा डिस्टेंस कवर करने लगे तो हम कहते हैं कि उसकी स्पीड बढ़ गई है। उसका स्पीड बढ़ गया तभी तो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसका मतलब पहले जो उसकी वेलोसिटी थी, इस बार बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें कुछ एक्सेलरेशन आई, और एक्सेलरेशन के आने से उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। ये जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी उसने गेन करी, पहले उसकी थी रैंडम वाली वेलोसिटी, फिर जब उसके फोर्स लगी उसने थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी और ले ली, उसके कारण वो थोड़ा आगे आने लगा। देखो यहां से यहां पहुंचा है। वो जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी उसने गेन की उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब उसको ड्रिफ्ट क्यों कहा, तो आप समझ रहे हैं, जिसको ड्रिफ्ट लग रही है ना, सीधा जब कोई चीज जाती है तो अगर वो सीधा ना जाकर थोड़ी इधर को मुड़ जाए या इधर को मुड़ जाए तो हम कहते हैं कि इसमें ड्रिफ्ट आ चुकी है, इसमें ड्रिफ्ट आई। तो दैट ड्रिफ्ट, वो वहां से वर्ड उठाकर यहां लगाया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच दे गेन व्हेन दे आर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होते हैं उस समय जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी वो गेन करते हैं उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी एक इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस इनसाइड अ कंडक्टर विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसको जैसे लिखते हैं Vd, इसका होता है कोई 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। अरे भाई ये तो बहुत कम है, बिल्कुल कम है। 1 मिलीमीटर पर सेकंड के करीब करीब इसका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसके कारण ही करंट बनता है। ऐसा क्यों? देखिए थर्मल वेलोसिटी इतनी ज्यादा थी लेकिन उसके कारण करंट नहीं बना, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है जिसके कारण करंट बना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों इनके पास डायरेक्शन नहीं थी, इनके पास डायरेक्शन नहीं थी, रैंडमनेस थी। चाहे वेलोसिटी कितनी भी हो, बिकॉज ऑफ रैंडमनेस उनका नेट रिजल्ट जीरो आता है। बिना डायरेक्शन के कोई भी चीज हो उसका आउटपुट हमेशा जीरो होता है, इसी वजह से ऐसा होता है। यहां पर क्या है, यहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, which give rise to a current, which give rise to a net flow of charges। अब चार्जेस इस तरफ मूव कर रहे हैं तो उसके कारण बनेगा हमारा करंट। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसको हमें कैलकुलेट करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती कितनी है। तो चलिए बच्चों उसको भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। देखिएगा मैं आपको पहली चीज बताऊं, जो जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाई इलेक्ट्रॉन पे, ठीक, उसके कारण उसमें आई एक्सेलरेशन। वो जो एक्सेलरेशन आई वो कितनी आई, तो कहेंगे एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? E। मैं आपको फिर से बता दूं, चार्ज अपॉन
फोर्स अपॉन मास रहता है, तो मास लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का। अब फोर्स कितनी लगेगी, अरे फोर्स का फॉर्मूला होता है Q into E, E is the electric field applied to the this conductor, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तो ये आया। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई हमारे पास, Q E upon M, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बताइए दूसरी चीज ये मानते हैं कि यहां पर एक चीज को हमें डिफाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम बच्चों क्या होता है, चलिए समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का मोशन किस तरह का होता है, तो ये देखिए पहले यहां से यहां कोलिजन हुआ किसी के साथ, इसका आयन के साथ, फिर यहां से आया और फिर यहां से इधर को गया, फिर यहां से हो सकता है इधर को आए, तो इस तरह से जिगजैग मोशन करता है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां से एक कोलिजन के बाद उसका जब दूसरा कोलिजन हुआ, इसके बीच में जो टाइम उसने स्पेंड किया, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो मान लीजिए यहां पर T1 टाइम लगा, यहां T2 टाइम लगा, यहां T3 लगा, यहां पे T4 लगा। रिलैक्सेशन टाइम का बच्चों लिंक आप वैसे सोच सकते हैं कि जैसे जब आपको स्कूल में मार पड़ती थी, तो मार पड़ते समय क्या होता था, आप एक डंडा खाते थे, जब उसके बाद में थोड़ा टाइम लेते थे कि सर 2 मिनट के लिए रुकिए, दूसरा डंडा फिर खाएंगे। आप 5 मिनट या 1-2 मिनट लेते थे, हाथ मलते थे, फिर कहते सर अब मारिए, फिर आपको एक डंडा पड़ता था, फिर कहते सर 2 मिनट रुकिए बस हाथ मल ले दो, फिर आप दूसरा हाथ निकालते थे। तो जब आप 2 डंडे आपको पड़े सक्सेसिव, जो जब आपको स्टिक्स पड़ी, उनके बीच का जो टाइम है, उस टाइम में आपने क्या किया, रिलैक्स किया, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। उसी तरह से 2 कोलिजन्स हुए, वहां 2 डंडे पड़े, यहां 2 कोलिजन्स हुए, 2 कोलिजन्स के बीच में जिस टाइम कोई कोलिजन नहीं हो रहा, उस टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन एक बात है, एक इलेक्ट्रॉन बहुत सारे कोलिजन करेगा, तो उसका जो एवरेज बनेगा सबका, उसे कहते हैं एक्चुअली रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस यहां से लिखिए T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन Tn अपॉन n। तो एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो चलिए बच्चों एक इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो यहां पे एक इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखता हूं, क्या बनेगी हमारे पास, Vd या V इक्वल टू V1 इक्वल टू U1 प्लस AT1। अब यहां पे ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखी, देखो पहले शुरू में कितनी वेलोसिटी थी, U1 थी, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, उसकी पहले कितनी वेलोसिटी थी, U1 थी। उसके बाद क्या हुआ, उस पर एक फोर्स लगी, फोर्स लगने से उसमें एक्सेलरेशन आई, कितनी एक्सेलरेशन आई, A1, बिल्कुल A एक्सेलरेशन आई, और वो एक्सेलरेशन के कारण उसने T टाइम में वेलोसिटी गेन कर ली। कितनी वेलोसिटी गेन कर ली, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। आप जानते हैं A इक्वल टू V अपॉन T होता है, तो V इक्वल टू AT। तो AT1 वैल्यू की वेलोसिटी उसने एक्स्ट्रा गेन करी। अब फाइनली उसकी टोटल वेलोसिटी कितनी हुई, V1। तो V1 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस गेन इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, V इक्वल टू U प्लस AT। इसका मतलब क्या निकल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी गेन इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, टोटल कितनी हुई, तो फाइनल वेलोसिटी को कहा V1। कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लो, उसके लिए यही इक्वेशन लिखिए, U2 प्लस AT2, एक्सेलरेशन पे वेक्टर लगा सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन है, तो nth इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, UN प्लस A, एक्सेलरेशन सब में सेम ही होगी Tn। तो बच्चों जब इनका टोटल करेंगे तो क्या आएगा, एवरेज निकालेंगे तो आएगा V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन Vn। इन सबको ऐड कर लिया, अब इनको ऐड करो सब इक्वेशंस को, दैट इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन UN प्लस एक्सेलरेशन कॉमन ले लो T1, इस वेक्टर नहीं आएगा, टाइम स्केलर होता है, T2 सो ऑन Tn। पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर दो, n
एन एन। अब बताओ ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द एक्सेलरेशन, इन सब का एवरेज, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको पता है एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या है? अभी मैंने यहां लिखवाया था पहले, थोड़ी देर पहले, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 प्लस ए, और मैंने ये भी कहा था आपको ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, तो ये आएगा टाउ। तो यहां से आया vd इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाउ, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। दिस इंप्लाइज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू, बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से चेक करो, q, सॉरी इट्स नॉट q एक्चुअली, यहां पे इलेक्ट्रॉन का आएगा तो e लिख लेता हूं रिप्लेस करके, कोई बात नहीं। तो e टाउ अपॉन m, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट किया e अपॉन m, तो बच्चों ये मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये है आपका इसका वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड। आप एक बात और बता देता हूं, यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो उसका नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। माइनस ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, ऑब्वियसली प्लस इधर होगा माइनस लगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर को भागेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये माइनस साइन है। इसका मैग्नीट्यूड लिखो, इन मैग्नीट्यूड ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू मॉड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन m, implies vd इक्वल टू ई टाउ अपॉन m। बच्चों ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में, जनरली जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स में हमेशा यही फॉर्मूला लिखा जाता है, ये वेक्टर फॉर्मूला नहीं यूज करते। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करने के बाद अब हम करते हैं इसका रिलेशन करंट के साथ क्या है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टेट बोर्ड्स में ये बहुत बार पूछा जाता है, और सीबीएसई में इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने क्या फॉर्मूला बनाया, अभी बनाया था vd इक्वल टू ई टाउ अपॉन m, ई टाउ अपॉन m। मैं फिर से बोल देता हूं, ई टाउ अपॉन m। कोई भी पूछ ले ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ई टाउ अपॉन m। इसको याद करो, इसको अच्छे से याद करो, टिप्स क्या होना चाहिए, ई टाउ अपॉन m। तो देखिएगा, एक कंडक्टर लो, ले लिया, इसकी लंबाई l है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हुआ इसका, तो कहेंगे a इंटू एल, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, सही कहा। इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दो, जोड़ दिया, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। इसके साथ जोड़ने के वजह से इस कंडक्टर के ऊपर यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव आएगा, बिल्कुल आया। इसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का क्या रिलेशन है, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज का रिलेशन होगा V इक्वल टू ई अपॉन एल। आपको याद होगा, आपने पढ़ा था V इक्वल टू माइनस या E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे E आना चाहिए, यहाँ पर V आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यहीं से बना हुआ है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। इसको हटा दो, स्मॉल वैल्यूज हटा दो तो बिग वैल्यूज लिख दो। ये फॉर्मूला आपको जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। लेट कर लीजिए कि n इज द नंबर डेंसिटी, बिल्कुल नंबर डेंसिटी मतलब कि उस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो कितने हैं, n है। आप मुझे बताओ, तो अगर एक वॉल्यूम में इतने हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर में कितने होंगे, तो कहेंगे एक वॉल्यूम में n है तो पूरा वॉल्यूम में होंगे NaL, टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, डन। उसके आगे टोटल चार्ज कितना होगा पूरे कंडक्टर में, टोटल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, तो सारों पे कितना होगा, ENaL। ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये है एक के ऊपर चार्ज, तो ENaL क्या आ गया, टोटल चार्ज ऑन दिस। ये टोटल चार्ज हमने इसमें निकाल दिया। अब मुझे बताओ
टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम जो होगा ना, वो टाइम होगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है l, स्पीड कितनी है, अरे भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो टाइम इक्वल टू l अपॉन vd। और आप जानते हैं vd का वैल्यू क्या होता है, बिल्कुल हम इसको जानते हैं। तो चलिए नाउ करंट कितना होगा, तो करंट कैलकुलेट करेंगे तो I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। टोटल चार्ज कितना है हमने अभी निकाला, ENAL। टोटल टाइम कितना लगा, L अपॉन VD इंप्लाइज I इक्वल टू ENA, L कैंसिल हो गया, VD। So this is the required relation between current and drift velocity। इसको भी आपने याद रखना है, I equal to ENA VD, 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 I equal to ENA VD। याद रखो इसको, ऐसे कुछ बोलते NEAVD अच्छा लगता, ENA VD, ENA VD, ENA VD, बार बार इसको बोलो। अगर आपके पास माला है 108 बनके वाली, उसको जाप का जाप करो, इसके फॉर्मूले का 108 बार इसका जाप कर दीजिए भाई, आपका भला हो जाएगा। 108 बार जो आप जाप कर लेना। तो ये है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ये बच्चों इन्हीं टॉपिक के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स के एग्जाम में आते हैं और कैसे करने होते हैं। बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स के जो लिंक हैं, जो स्पेशल न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके जो लिंक होंगे मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे कि कौन कौन सी बुक में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर इस टॉपिक के रिलेटेड सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन में दिया हुआ है, इन्होंने देखिएगा, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर इज दिस वैल्यू। ये एक वैल्यू दी है नंबर डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का n दिया हुआ है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इक्वल टू दिस इज 8.5 इंटू 10 पावर 28 पर मीटर क्यूब। मैं यही कहा था आपको, देखिएगा। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर 3 मीटर लॉन्ग। लेंथ कितनी है वायर की, 3 मीटर है। बच्चों पहले गिवन लिखो, सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल में सबसे पहले गिवन लिखना सीखो। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है वो जो वायर है हमारे पास, वायर है, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो एरिया है दैट इज गिवन इक्वल टू दिस इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर। ओके, मीटर स्क्वायर रहेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, लंबाई दी है 3 मीटर है, बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालना है। डिस्टेंस दिया है, ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपको डिस्टेंस दिया है, देखो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 मीटर, ठीक। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू vd इक्वल टू, क्या फॉर्मूला रहता है, एक फॉर्मूला होता है I इक्वल टू ENA VD, एक होता है VD इक्वल टू EE टाउ अपॉन m। तो बच्चों टाउ तो हमें दिया नहीं होगा, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज हमें और दी है, करंट कितना दिया है, करंट दिया है 3 एम्पेयर, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो भी प्रूफ किया। तो VD का फॉर्मूला क्या रहेगा, I अपॉन ENA। I कितना है 3 एम्पेयर। यूनिट्स का ध्यान रखना हमेशा, कहीं यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी तो करेंगे। E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। उसके बाद N का वैल्यू क्या है 8.5 इंटू 10 पावर 28 पर मीटर क्यूब, ये भी सही है। उसके बाद में A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6। इसको बच्चों सॉल्व करोगे, दिस कम्स आउट टू बी, जितना भी आएगा इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे अभी, इसको आगे रखते हैं। दिस इज मीटर, ये हमने निकाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकंड आएगा। इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद हमें निकालना है टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मतलब डिस्टेंस कितना है l लेंथ है इसकी, स्पीड कितनी है vd। तो ये लिखिएगा इसको 3 अपॉन, ये वाली पूरी टर्म यहां लिखो, 3 अपॉन, ये ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई
यहाँ पे आएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई 8.5 इंटू 10 पावर 28 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 दोनों कैंसिल हो गए और इसका जो वैल्यू निकलेगा दैट कम्स आउट टू बी 27200 सेकंड्स। बच्चों ये इसका आंसर बनता है। देखिए हमने किस तरह से सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स बोर्ड में बहुत सारे आते हैं, तो ये अच्छे से समझ लीजिएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन। पहले हमने गिवन लिखा, डिस्टेंस देखा, हमें निकालना था टाइम। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला रहता है। हमें यहाँ पर डिस्टेंस दिया था, स्पीड नहीं दी थी, तो हमने स्पीड खुद ही कैलकुलेट कर ली, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन को चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, एन इलेक्ट्रॉन बीम, एक इलेक्ट्रॉन का बीम है, इस बार कोई कंडक्टर नहीं है, इस बार इलेक्ट्रॉन का बीम है, मतलब और उसका जो अपर्चर है वो कितना है 1 mm स्क्वायर। अपर्चर क्या होता है देखिएगा, मान लीजिए इस तरह से होगा, हमारे पास एक हीटर है, एक ऐसा हीटर जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, और उसके आगे हमने एक अपर्चर रखा हुआ है इस तरह से, ये देखिए एक होल किया हुआ है, सुराख किया हुआ है। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो उस सुराख में से सीधे आगे हो जाएंगे। तो ये जो इसका जो स्पेस है इसके बीच में, ये जो गैप है इसमें, ये गैप जो होगा उसका डायमीटर दिया हुआ है हमें अपर्चर का, दैट इज 1 mm स्क्वायर। तो 1 mm स्क्वायर इसका एरिया दिया है, सॉरी दिस अपर्चर विल बी लाइक दिस, इस तरह से भी बना सकते हो, ये देखिए तो इसमें से ये चीज निकलेगी, होल में से सीधा निकलेगा। तो जैसा बीम इलेक्ट्रॉन का हो इसमें होल में से निकलेगा, वैसे ही वो आगे को चलेगा, सीधा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे इस तरह से। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करने का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज गिवन हियर, दैट इज 1 mm स्क्वायर। तो एरिया कितना हुआ 1 mm स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन का बीम है, बीम का एक अपर्चर है, मतलब बीम की जो थिकनेस है बीम की, वो थिकनेस का एरिया दिया गया है, वो है 1 mm स्क्वायर। ओके, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, 1 mm स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मिली है, मिली का होता है 10 पावर माइनस 3, तो ऊपर स्क्वायर भी था तो 3 to 6 हो गया। उसके बाद टोटल ऑफ 6 इंटू 10 पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स गो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकंड। एक सेकंड में ये जो क्रॉस सेक्शन है, यहां से आप फॉलो करेंगे, मान लो यहां से आप देख रहे हैं, एक सेकंड में इस बीम में से क्रॉस सेक्शन को इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग अ क्रॉस सेक्शन पर सेकंड that is equal to 6 into 10 power 16 electrons. Okay, done. Find number 1, करंट कैलकुलेट करना है, तो करंट नंबर 1 कैलकुलेट करते हैं। I क्या होता है? I होता है चार्ज पर सेकंड। मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट डेफिनेशन में बच्चों मैंने आपको ये बात बताई थी फर्स्ट डे वाले लेक्चर में कि करंट का डेफिनेशन क्या है, और जो करंट का डेफिनेशन मैंने आपको उस समय बताया था, ये न्यूमेरिकल भी उसी डेफिनेशन की हेल्प से सॉल्व होगा। तो देखिएगा उन्होंने कहा है एक क्रॉस सेक्शन, मैंने करंट का डेफिनेशन क्या बताया था, मैंने कहा था एक क्रॉस सेक्शन को, आप यहां पे खड़े हो जाइए इस क्रॉस सेक्शन के सामने, एक सेकंड में जितना चार्ज क्रॉस कर रहा है उसे करंट कहते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ चार्ज पर सेकंड, मतलब टाइम। तो देखिएगा ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर सेकंड इतने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज 6 इंटू 10 पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस हुए, इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज क्रॉस हुआ। एक इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज लेकर जा रहा है, तो टोटल कितना चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करो, और ये सब कितनी देर में हो रहा है, एक सेकंड में। दिस इज द करंट। तो आप इसको सॉल्व करें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट दैट कम्स आउट टू बी 9.6 into 10 पावर माइनस 3 एम्पियर, या इसको लिख सकते हैं 9.6 मिली एम्पियर। दिस इज द आउटकम। नंबर 2 कहते हैं करंट डेंसिटी बताओ कितनी होगी, जे बताओ। तो जे कैसे बताओगे, करंट अपॉन एरिया। तो बच्चों करंट की वैल्यू पुट करो 9.6 into 10 पावर माइनस 3, एरिया कितना है अपर्चर, आप समझ में आया अपर्चर क्यों दिया हुआ है 10 पावर माइनस 6, that comes out to be 9.6 into 10 power
3 इसका क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। तो बच्चों आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे जो